कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश्वरी। आज आपसे बातचीत का विषय है दंत प्रत्यारोपण। डॉक्टर योगेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। डॉक्टर योगेश्वरी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये दांत निकल क्यों जाते हैं, यानी मिसिंग टीथ जिसे हम कहते हैं। जी, क्या कारण है इसके पीछे? दांतों को खोने की कई वजहें होती हैं। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगी वो डेंटल केरीज होती हैं, जिसको मतलब आम भाषा में लोग कहते हैं दांतों में कीड़ा लगना। ये सबसे कॉमन एक डेंटल कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा इसके बाद होता है हमारा जिंजिवाइटिस या मसूड़ों में पायरिया लगने की समस्या। ये दोनों रीज़न सबसे कॉमन है दांत को खोने के। इसके बाद आता है कि कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ट्रॉमा हो जाए तो हम दांत खो देते हैं। जी, तो सर्वाधिक केस कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो हमारे डेंटल केरीज की वजह से टीथ लॉस होता है। तो ये दांत लगवाना ज़रूरी है? दांत लगवाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दांत कई कार्य करते हैं। सिर्फ चबाना ही नहीं, मतलब साफ बोलने में आपको मदद करते हैं, आपके चेहरे को एक आकार देते हैं। इन सब चीज़ों के लिए दांत बहुत ज़रूरी हैं। और बाई चांस अगर आपके दांत निकलते जा रहे हैं तो कई समस्याएं होती हैं इससे। सबसे पहली चीज़ तो हड्डी पे असर पड़ना शुरू होता है। जो आपके जबड़े की हड्डी होती है वो घिसती चली जाती है। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो आसपास वाले दांत अगर बचे हुए हैं तो वो तिरछे होने लग जाएंगे, क्योंकि वो जगह भरने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए नीचे का दांत निकला हुआ है तो ऊपर वाला दांत नीचे की तरफ खिसकना शुरू करने लग जाता है। इसको हम सुप्राइरप्शन कहते हैं। अब इस सब से क्या होता है कि हमारा जो ऑक्लूजन होता है, मतलब जहाँ पे सही जगह मुंह बंद होता है या खाते समय हम जहाँ पे बंद करते हैं, वो हमारा गड़बड़ाने लग जाता है। अब अगर ये गड़बड़ होगा तो सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ेगा, जो हमारी जोड़ की हड्डी है इसके ऊपर असर पड़ता है, जो हमारा टीएम जॉइंट हुआ। तो मसल्स पे असर आने लग जाएगा, धीरे धीरे करके ये जोड़ की हड्डी घिसने लग जाती है। तो इसके बाद और कई सारी समस्या होने लग जाएंगी, जैसे मुंह टेढ़ा खुलेगा और जोड़ को घिसने की वजह से कट कट आवाज़ आना, ये सब कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। तो दांत कितने प्रकार से लगवाए जा सकते हैं? सबसे मतलब कॉमन दो तरीके ही होते हैं हमारे पास। एक हो गया निकालने उतारने वाला, मतलब रिमूवेबल। तो इसमें हमारे आंशिक जबड़े आ गए और पूरे मुंह के जबड़े आ गए। दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है। एक होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट जो है वो एक हड्डी में स्क्रू की तरह डाल के छोड़ा जाता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है हमारा फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, जिसके अंदर आते हैं हमारे क्राउन, जिसको आम भाषा में लोग कैप बोलते हैं, और दूसरी चीज़ होती है ब्रिज। तो अब पहले वाले तरीके पर आते हैं कि जो निकाल कर हम रख सकते हैं, रिमूवेबल जिसे आपने कहा, ये कैसे तैयार होते हैं? तो ये भी दो प्रकार के, जैसे मैंने बताया, एक हो गया पूरे मुंह का जबड़ा। तो पूरे मुंह का जबड़ा तो बेसिकली वैसे ओल्ड एज में ही लगता है। अब कई ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि जवानी में भी लोगों के सारे दांत निकल जा रहे हैं, पायरिया की वजह से। मोस्ट लाइकली यही रहता है रीज़न। तो इसको बनाने के लिए एक तो मरीज़ को डॉक्टर के पास 5 से 6 दफ़ा आना पड़ता है। इसमें हमारा सबसे पहले एक कच्चा नाप होता है, फिर एक पक्का नाप होता है, फिर जबड़ा मिला के देखा जाता है, मतलब बाइट देखी जाती है पेशेंट की। उसके बाद एक बार उनको दांत लगा के दिखाए जाते हैं, और फिर छठी बार या 5वीं बार में पूरा जबड़ा तैयार होके आता है लैब से, और फिर पेशेंट को डिलीवर करा जाता है। जी, अब हम फिक्स डेंचर की बात करते हैं। ये फिक्स जो लगाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। फिक्स जैसे पहला हमारा हो गया इम्प्लांट। तो इम्प्लांट तो कुछ मतलब ऐसा है कि बाहर की कोई डिवाइस आपके बॉडी में इंसर्ट करी जा रही है, मतलब डाली जा रही है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांट क्या हो गया, हड्डी में स्क्रू की तरह डाला जाएगा, उस जगह डाला जाएगा जहाँ का दांत मिसिंग है। और ये मतलब स्क्रू बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे दांत की जो जड़ होती है। अब इसको डाल के हड्डी में छोड़ा जाता है कम से कम 3 से 6 महीने के लिए, ताकि हड्डी क्या करती है, इसके साथ एक पकड़ बना लेती है। इसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन प्रोसेस कहते हैं। जब पकड़ बन गया, ये मजबूत हो गया, तो इसके ऊपर फिर एक अबटमेंट लगता है और उसके ऊपर कैप बनाई जाती है या क्राउन लगाया जाता है। पर इम्प्लांट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हड्डी देखनी होती है पेशेंट की। हर कोई इम्प्लांट के लिए नहीं जा सकता। तो हड्डी की डेप्थ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, घनावट कितनी है हड्डी की, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का इम्प्लांट डाल रहे हैं। कई दफ़ा हड्डी बहुत कम निकलती है, पर ऑप्शन और कोई होता नहीं है, इम्प्लांट डालना होता है, तो फिर हम बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। ये सब चीज़ें करी जाती हैं साथ में। जी, तो अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये कैप क्या होती है, या ब्रिज या क्राउन की जो बात आप कर रही हैं। जो कैप होती है, एक तो बेसिकली अगर हम समझे कोई भी मतलब कैप है, तो कैप क्या हो गया, ऊपर से कुछ पहनाया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए दांत टूटा हुआ है आपका पहले से,
या बिल्कुल खोखला हो गया था, उसका फिर हमने नस का इलाज करा, रूट कैनाल करा। फिर क्या होता है, दांत पहले से ही कमज़ोर था आपका, क्लीन अंदर से कर दिया, रूट कैनाल का मतलब हो गया दांत की नस का इलाज। तो हमने जब उसकी नस निकाल दी, इलाज कर दिया, क्लीन कर दिया, तो फिर और कमज़ोर हो जाता है दांत, मतलब टूट सकता है, तो उसके ऊपर हमें कैपिंग करनी पड़ती है। तो दांत को चारों तरफ से एक प्रिपेयर करा जाता है, मतलब कटिंग होती है दांत की, फिर नाप लेके एक कैप बनती है उस दांत के ऊपर। और ऐसे ही अगर मान लीजिए बीच का दांत नहीं है, तो जो आगे पीछे वाले दांत होते हैं उनका सपोर्ट लिया जाता है, जिसको हम ब्रिज कहते हैं। ब्रिज पुल हो गया, दोनों तरफ से सपोर्ट लिया, उन दोनों दांतों की कैप और बीच की अटैच्ड एक कैप बन जाती है, तो इसे ब्रिज कहते हैं। डॉक्टर योगेश्वरी, हमारे श्रोता क्योंकि दांत का इलाज कराते समय घबराते भी बहुत हैं, ये निश्चित है कि डर भी लगता ही है, दांत निकलवाते समय, लगवाते समय भी लगता ही होगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो इम्प्लांट सर्जरी है ये कितना समय लेती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कितने दिन लगते हैं? बेसिकली ये प्लानिंग में ज़्यादा समय लगता है, करने के लिए तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लगा लीजिए 40 मिनट से 1 घंटा लगेगा, उसमें इम्प्लांट अच्छे से लग जाता है। तो जो प्लानिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसमें सबसे पहले तो हमें एक एक्सरे चाहिए होता है पेशेंट का, और एक्सरे भी हमें 3D स्कैन चाहिए रहता है, या तो हम सिटी कराते हैं या ऐसा कराते हैं। उसके बाद उसमें हमें हड्डी का मतलब डायमेंशन पता चल जाता है, विड्थ कितनी है, डेंसिटी कितनी, ये सब करा के फिर हम प्लानिंग करते हैं कि हमें किस साइज़ का इम्प्लांट लगाना है। इम्प्लांट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, चौड़ाई देखी जाएगी, उसकी लेंथ देखी जाएगी, फिर वो लगाया जाता है। और ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल होते ही हैं उसमें पेशेंट के। जी, तो ये सरल प्रक्रिया है कहा जाए तो, बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। जटिल नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि क्या खर्चा इसमें ज़्यादा आता है और क्या ये सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है? इम्प्लांट्स में तो खर्चा वैसे बाकी तरीक़ों से ज़्यादा आता है, क्योंकि मटेरियल जो है वो हमें लेना पड़ता है बाहर से, है ना। इम्प्लांट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग देशों से बन के आते हैं, यहाँ का भी होता है, तो डिपेंड करता है हम कौन से टाइप का इम्प्लांट ले रहे हैं। जो बेसिक शुरुआत है इम्प्लांट की, इम्प्लांट भी 3 हिस्सों में लगता है। पहला वो स्क्रू हो गया जो मुंह में डाल के छोड़ा जाएगा, जिसको हम इम्प्लांट बॉडी बोलते हैं। फिर होता है सेकेंड स्टेप पे जो लगता है वो अबटमेंट होता है। जैसे मान लीजिए शरीर से अगर कंपेयर करें तो इम्प्लांट बॉडी पैर हो गए, है ना, जो उसके ऊपर लगाया जाएगा अबटमेंट वो धड़ हो गया, और जो उसके ऊपर बनेगा वो कैप या सर हो गया। ऐसे मान लीजिए पूरा सिस्टम होता है। तो 3 पार्ट में ही पेशेंट से पैसे भी लिए जाते हैं इसके। अब इसका जो बेसिक खर्चा आता है तो वो लगा लीजिए आप 12,000 से शुरुआत हो सकती है इसकी। तो ये अच्छा खासा खर्चा है, जी आम व्यक्ति के लिए थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इन चीज़ों से बचा जा सकता है, किस तरह का ध्यान एक व्यक्ति रखे ताकि उसके दांत मिस ना हो, खोए ना? दांतों की आप जितनी देखभाल करें उतना अच्छा है। साफ़ सफाई रखनी सबसे पहले ज़रूरत रहती है उसकी। ब्रश 2 बार करें, ब्रशिंग भी 2 बार कैसे करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी हाँ, उसकी चाहिए। टेक्निक थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता दें। बिल्कुल। जब हम ब्रश करते हैं तो एक तो हमारा ब्रश भी जो हम यूज़ करते हैं उस पे भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है वो। ब्रश भी आप सॉफ्ट ब्रिसल्स का यूज़ करिए, हाथ को भी हल्के हल्के चलाना है। कई लोगों की आदत होती है, वो सोचते हैं हम दांत चमका रहे हैं और बिल्कुल घिस घिस के फिर वो दांत एट्रिजन हो जाता है, घिस जाती है ऊपर की परत, तो ऐसे भी नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम आगे के दांतों की बात करें तो ब्रश को हमेशा सीधा रखा जाता है, मतलब वर्टिकल रखेंगे सीधा करके। और कहाँ पे रखा जाता है, जो मसूड़े और दांत का जंक्शन होता है उसके बीच में रखेंगे, और वहाँ पे हल्का हल्का वाइब्रेटरी मोशन देना है, मतलब आगे पीछे हल्के हल्के ब्रश को चलाना है। और नीचे वाले दांतों के लिए हल्के से ऊपर को खींचेंगे, ऊपर वाले दांतों के लिए नीचे को खींचेंगे ब्रश को। पीछे के दांतों की सफाई की बात आई तो फिर से मसूड़े और दांत के बीच में ब्रश को रखा जाएगा, पर लेटा के रखा जाएगा। फिर वहाँ पे भी आगे पीछे मोशन देंगे और फिर ऊपर को खींचेंगे नीचे वाले दांतों के लिए, ऊपर के लिए नीचे को। लास्ट में होता है कि दांत से दांत मिला के आपको सर्कल बनाने होते हैं। तो सर्कल एक बारी आप क्लॉकवाइज बनाएंगे घड़ी के कांटे जैसे, फिर एक बारी उल्टी तरफ चलाएंगे। ये करने के बाद लास्ट स्टेप रहता है कि आप जो है अपनी जीभ को अच्छे से ब्रश करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है, और फिर आप कुल्ला कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट लगते ही लगते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि 2 बार दिन में 2 मिनट के लिए ब्रश करना ज़रूरी है। जी, और यदि हम उन लोगों की बात करें जो गुटखा या पान मसाले का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जितना इन सब चीज़ों का आप सेवन करेंगे उतने ज़्यादा असर दांत पे आता है, दांतों के साथ साथ तो पूरे मुंह पे आता है। गुटखा, पान मसाला, इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल परहेज़ ही करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि कैंसर भी बनाते हैं। मुंह खुलना कम होने लग जाता है धीरे धीरे, दांत तो आप देखेंगे इन लोगों के पूरे भूरे हो जाते हैं, लाल पड़ने लग जाते हैं, घिस जाते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या ठंडे गर्म लगने की, मसूड़े से खून आने की इन्हीं लोगों में रहती है, क्योंकि दांत के साथ साथ मसूड़ा भी समस्या में रहता है, और धीरे धीरे करके बोन लॉस होने लग जाता है, मतलब हड्डी भी घिसने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों का सेवन से तो बिल्कुल बचें।
डॉक्टर योगेश्वरी, जो कैप लगाई जाती है कितने प्रकार की होती है? कैप के बेसिकली अगर हम देखें मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की कैप है। तो एक तो मेटालिक कैप आ गई, दूसरी जो होती है हमारी पीएफएम बोलते हैं हम उसको, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। मतलब बाहर जो होता है आपके दांत के रंग की कोटिंग हो गई जो पोर्सलिन की है, अंदर मेटल होता है। तो ये बेसिकली हम पीछे वाले दांतों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ भी आ गई, मतलब मजबूती भी है और दिखने में भी अच्छा लगेगा। फिर जो तीसरा टाइप होता है वो होता है ऑल सिरेमिक, मतलब पूरा दांत आपका सफ़ेद मटेरियल से बनेगा। तो ये दिखने में सबसे ज़्यादा एस्थेटिक, मतलब सबसे ज़्यादा दांत जैसा दिखने में हेल्प करता है। पर इसी पे मतलब डिपेंड करता है, मेटालिक कैप सबसे सस्ती होती है, फिर आपकी पीएफएम आती है, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, फिर आपकी ऑल सिरेमिक की कैप आती है। ऑल सिरेमिक में ही कई तरीके होते हैं आजकल, जैसे 3 MSP कैप्स आती हैं, बाकी आपका जो है जरकोनिया की कैप आती हैं। तो ये सब कॉस्ट वाइज आगे बढ़ती जा रही हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके की कैप लगाएं। बाकी एक बनने के तरीके में भी होती है, जैसे ये तो हम नॉर्मल लैब को भेज देते हैं नाप लेके, तो वहाँ से बन के आती है। बाकी एक तरीका है कैड कैम, मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और मिलिंग। तो जैसे डॉक्टर ने कटिंग करी तो वो वहीं पे इंट्राओरल एक स्कैन कर लेता है दांत का, और वो कंप्यूटर में ही दांत डिज़ाइन हो जाता है और तुरंत वो मिलिंग मशीन से निकल जाता है। तो ये एक दिन में भी लगाया जा सकता है इस नई प्रक्रिया के थ्रू, पर वही है कि इसमें फिर कॉस्ट बढ़ के होती है। जी, हम खर्चे की बात कर रहे थे, थोड़ा बताएं कि एक तो दंत प्रत्यारोपण का जो आपने इम्प्लांट की बात की, जी, और जो रिमूवेबल होती है उसका क्या रेट है? रिमूवेबल तो काफ़ी सस्ता पड़ता है मरीज़ को। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें जहाँ पे ये प्रक्रिया शुरू हो पाई है वहाँ पे, तो बेसिक खर्चा जैसे एक निकालने उतारने वाले दांत का, मान लीजिए एक दांत का आपको प्लेट बनानी है, तो उसका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 150 से शुरू होकर 250 तक हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों जी में? जी, सरकारी अस्पतालों में, जैसे हमारे यहाँ पर भी है, राजकीय डून मेडिकल कॉलेज में भी है, तो यहाँ पे इसी रेट में हो रहा है। बाकी अगर हम पूरे जबड़े की बात करें तो उसमें कई स्टेप्स होते हैं ना, जैसे लैब में भी जाता है बनने के लिए। तो नाप का खर्चा हम कुछ 200-300 रुपये ले लेते हैं, और जो बाकी लैब से बन के आता है उसका लगभग 1500 से 1600 का खर्चा होता है। तो मान लीजिए 1800 में आपका पूरा जबड़ा बन रहा है। अगर मरीज़ बाहर जाए, किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाए, तो ये 15 से 20 हज़ार से शुरुआत होती है इसकी। तो ये काफ़ी खर्चीला है बिल्कुल बिल्कुल, यदि हम बाहर ये प्राइवेट बनवाते हैं क्लिनिक से प्राइवेट कराएं क्लिनिक्स तो। में। जी, तो अंत में क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से कि यदि वो दंत प्रत्यारोपण के लिए जाना चाहते हैं तो कैसे वो निर्णय लें? आपका अगर एक भी दांत निकला है तो इसको मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक निकला है तो हमारे पास अभी और भी दांत है, क्योंकि कई लोगों की यही थिंकिंग रहती है कि 32 है मुंह में तो एक निकल गया तो असर नहीं पड़ेगा, पर आपको पूरा पूरा असर पड़ेगा उसका। एक अगर आप निकलवा भी रहे हैं तो उसको तुरंत लगवाएं। और लगवाने के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि अब तो मतलब कई टेक्निक्स हो गई हैं कि तुरंत के तुरंत भी अगर दांत निकाला जा रहा है तो लगवा सकते हैं। बाकी ये कहा जाता है कि एटलीस्ट आप 3 हफ्ते रुक के फिर दांत लगवाने का काम कर सकते हैं। जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है, हड्डी भी बचेगी, मसूड़ा भी अच्छा डेवलप करेगा, आप खा भी पाएंगे, अच्छा भी दिखेगा, और बाकी भी आप समस्याओं से बचेंगे। डॉक्टर योगेश्वरी, कई बार एक्सीडेंटली दांत टूट जाते हैं, कई बार खेलते समय भी चोट लग जाती है, तो ऐसे में हम क्या करें? उस दांत को कैसे सुरक्षित रखकर डॉक्टर तक पहुंचे? अगर दांत आपका निकल गया है बिल्कुल, तो कई दफ़ा तो ये हम सजेस्ट करते हैं कि दांत को आप मुंह के अंदर ही, जैसे आप थोड़ा सा गाल खींच के वहाँ पे रख लें, तो उस दांत को भी वही एनवायरनमेंट मिल रहा है जो हमारे मुंह का है। बिल्कुल आप दांत को धोएं ना, या ऐसा कुछ ना करें। अगर निकल भी गया है, आप कुछ और नहीं कर सकते, तो उसे साफ़ पानी में, कई दफ़ा बोलते हैं दूध में भी रख सकते हैं। ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो वही दांत अंदर जाके हम उसे स्प्लिंट करके लगा सकते हैं तो ये कोशिश करी जा सकती है। तो डॉक्टर योगेश्वरी, आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।